तो उस रीजन में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अभी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देख लो, क्या होता है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब है कि उसकी डायरेक्शन भी पूरे रीजन में सेम होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब इस पूरे रीजन में जो डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड की, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मान लिया अगर 5 न्यूटन पर केजी है, और इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड आई से रिप्रेजेंट करते थे उसको, अगर 5 न्यूटन पर केजी है और इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे भी आई की वैल्यू 5 न्यूटन पर केजी होगी और इसी डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे भी आई की वैल्यू 5 न्यूटन पर केजी होगी और इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस बना के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड को, चाहे वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, तो यूनिफॉर्म फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन फील्ड की इधर होगी, और इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन इधर होगी। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे फील्ड की क्या है, सेम है। और इक्विडिस्टेंट बनाते हैं, इक्विडिस्टेंस इसलिए बनाते हैं कि जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो भी हर जगह सेम है। ठीक है, ढंग समझना, अगर आपने ऐसे बना दी लाइंस, अभी सारी लाइंस पैरेलल है, मोर और लेस पैरेलल है, पैरेलल मान लेते हैं, तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स में यहाँ लो, यहाँ लो पॉइंट, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी पॉइंट लो, इन सब जगह जो फील्ड की डायरेक्शन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लाइंस पास पास है, इसका मतलब इस रीजन में जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। यहाँ पे लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड भी सेम रिप्रेजेंट करना है और डायरेक्शन भी सेम रिप्रेजेंट करनी है। तो हम यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, पहला पॉइंट है पैरेलल और दूसरा पॉइंट है इक्विडिस्टेंट लाइंस, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। ठीक है, बना के हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, चाहे वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं आप, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, जैसा कि इसमें दिख रहा है नीचे की तरफ है, ये एरो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो अगर हम दो पॉइंट्स लें, मान लिया एक पॉइंट को यहाँ लिया है और उसके एग्जैक्टली नीचे दूसरा पॉइंट यहाँ लिया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते करते हमने दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए कह देते हैं इसको, और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते करते कहाँ पहुंचे हैं, दूसरे पॉइंट बी तक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जस्ट ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, यानी ये फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब अगर कोई पॉइंट ऊपर होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और नीचे जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे, बी जो है वो क्या है आपका लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वही तो हमें फाइंड करना है। तो मान लिया इनके बीच में सेपरेशन कुछ कह देते हैं एक्स है या डी कह देते हैं। ठीक है, सेपरेशन कह देते हैं कितना है, ये डी की सेपरेशन है। ठीक है, और ध्यान रखना ये दोनों जो पॉइंट्स लिए मैंने वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड की ही डायरेक्शन में लिए। ऐसा नहीं लिया कि एक पॉइंट यहाँ लिया और दूसरा बी पॉइंट का यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं, उसी लाइन के अलॉन्ग लिया, जिस लाइन के अलॉन्ग आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी लाइन के अलॉन्ग मैंने दूसरा पॉइंट बी लिया। ठीक है, तो ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही हमें फाइंड करना था। उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो हो जाएगा अगर इस रीजन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, ठीक है, अगर इस रीजन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है आई, तो वो सिंपली हो जाएगा आई इंटू डी। क्लियर, वो सिंपली क्या हो जाएगा, आई में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी से, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, सिंपल। क्लियर। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि मान लिया एक पॉइंट तो आपने यहाँ लिया है ए और दूसरा पॉइंट मान लिया आपने कहीं यहाँ ले लिया, कहीं भी यहाँ मान लेते हैं, मान लिया दूसरा पॉइंट बी यहाँ लिया है, अब आपसे पूछा जाए बताओ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, तो अभी क्लियर है कि जो ए है वो ओवरऑल ऊपर है, बी नीचे की तरफ है। ठीक है, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, इसमें ये मतलब है कि अगर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जो ऊपर पॉइंट होगा उसका हायर पोटेंशियल होगा, नीचे जो पॉइंट होगा उसका लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा किस तरफ होती है, हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ। ठीक है, जैसे अगर मान लिया फील्ड लाइंस इस तरफ है, तो अगर हम दो पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ लें, एक पॉइंट यहाँ लें, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, तो फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में। ठीक है, अगर मैंने दो पॉइंट यहाँ ले लिया एग्जैक्टली, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वो एक ही लाइन के अलॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, ना कोई उससे पहले है ना कोई उसके बाद है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाए, ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसका पोटेंशियल हायर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लोअर। अगर ये दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग आ जाते हैं तो इन दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, एक लाइन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग अगर आ जाते हैं। ठीक है, ढंग से समझना, अगर मैं जैसे मैं यहाँ बनाऊँ या पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने ये देखा कि दोनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन में हो, ठीक है, और वो डायरेक्शन वही हो जो फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन अगर उसी लाइन के अलॉन्ग हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला सिंपली होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा बी, वो सिंपली कह दोगे आई इंटू डी। ठीक है, अब ये बी पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप ढंग से समझना, अब ये जो डी डिस्टेंस हो गया, अब मान लिया ये डिस्टेंस डी है,
ये है डी डिस्टेंस, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इससे एंगल मान लिया कितना, ये एंगल मान लिया है थीटा। क्लियर। तो अब भी हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस लेनी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की ही डायरेक्शन में लेनी है, यानी यहाँ से मैं क्या ड्रॉप करूँगा ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अभी जो मेरे काम की डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी वी, वो हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आई है, और ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये डी है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी डी कॉस थीटा। क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी आपकी डी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ठीक है। यानी आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो किस लाइन के अलॉन्ग लेनी है, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो उस डायरेक्शन अलॉन्ग आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन लेना है, ठीक है। क्लियर। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया हम एक ऐसी लाइन कंसीडर कर रहे हैं जो ग्रेविटेशनल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, मान लिया हमने एक ये लाइन कंसीडर की है, और ये पूरी लाइन इस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इस पर कुछ पॉइंट्स लिए, मान लिया एक पॉइंट यहाँ लिया, ये कह दिया ए, या इसको 1 कह देते हैं, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट यहाँ लिया है 2, ये पॉइंट यहाँ लिया है 3, ये पॉइंट यहाँ लिया है 4, ये पॉइंट यहाँ लिया है 5, कुछ कहीं भी ले लो, ये पॉइंट यहाँ लिया है 6, कहीं भी पूरी लाइन में कहीं भी कुछ पॉइंट्स ले लिया, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं A1 और 2, इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है। लेकिन क्या इनके बीच के सेपरेशन का कोई कंपोनेंट ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन में है? इनके बीच में जो भी सेपरेशन है वो ग्रेविटेशन फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन फील्ड के अलोंग तो कोई भी इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इन जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इन सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। कोई भी पॉइंट ऊपर नहीं है, कोई पॉइंट नीचे नहीं है, सारे सारे एक ही लाइन में, ठीक है। और वो जो लाइन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उस लाइन पे प्रेजेंट सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब जो पोटेंशियल 1 का होगा वही पोटेंशियल 2 का होगा, वही पोटेंशियल 3 का होगा, वही पोटेंशियल 4 का होगा, वही पोटेंशियल 5 का होगा, और वही पोटेंशियल 6 का होगा, ठीक है। इसको लिख लेना है। जो लाइन या जो प्लेन, हम प्लेन भी कह सकते हैं, ये जो प्लेन है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो प्लेन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन पे प्रेजेंट सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इस प्लेन का, इस लाइन का नाम हो जाएगा इक्विपोटेंशियल, इक्यू मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल प्लेन या सरफेस। अगर एक लाइन मानते हो आप इसको तो लाइन, वैसे मुझे ये प्लेन दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, ठीक है, अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्या आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें प्रेजेंट सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं, अब ढंग से देखना है आपको। जैसे कि मान लिया ए और बी के बीच, अगर ए और बी के देखें, ए ये है, बी ये है, ए और बी के बीच का मान लिया जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वी ए माइनस वी वी जो आया वो मान लिया आया आपका, ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यू मान लेते हैं 5 जूल्स पर केजी। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो जूल्स पर केजी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया 5 जूल पर केजी। इसका मतलब ए से लेकर बी तक 1 केजी मास को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो 5 जूल होगा, ठीक है। या आप ऐसे ढंग समझना इसको, ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक तो ऑब्जेक्ट अपने आप चला जाता है, ठीक है। अगर आप 1 केजी मास को छोड़ो यहाँ से तो वो ए से लेकर बी तक अपने आप मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बी से लेकर ए तक मूव कराना हो तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। ढंग से समझना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाता है। ढंग से समझना, जैसे मान लिया ए यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और बी यहाँ पे क्या लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 जूल पर केजी, ठीक है। तो अगर हम 1 केजी मास को मूव करा रहे हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है, स्लोली मूव करा रहे हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है, तो जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, तो 1 केजी को वर्क मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो होगा 5 जूल। और बेसिकली वो +5 जूल नहीं होगा, वो होगा -5 जूल, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। अब आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, अब आप मूव कर रहे हो ए से लेकर बी तक, तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखा जाएगा फॉर्मूले में, तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आप पहुँच कहाँ रहे हो, बी पे, तो पोटेंशियल ऑफ वी, माइनस आई कहाँ से हो आप, ए से, तो पोटेंशियल ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और कैसे मूव करा रहे हैं, स्लोली, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी वी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, वी वी माइनस वी ए, ठीक है। और ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का, ये 1 केजी को मूव कराने में, ठीक है। तो वी वी माइनस वी ए क्या आ जाएगा, तो वो -5 जूल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी ए माइनस वी वी कितना, 5 जूल। आप इसको ऐसे भी समझो, जैसे कि मैंने बताया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक तो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर जाता है। आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ो, अपने आप वो नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। ऊपर से छोड़ोगे, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बॉल मान लिया हाथ में उठा रखी और आपने यहाँ से छोड़ दी तो अपने आप वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। आपको नीचे गिराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉल नीचे है और उसको ऊपर उठाना है तो आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर जाते हैं, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और स्पेसिफिक बोलूँ मैं, जब अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट मूव कराने और स्लोली मूव कराने हो तो हमें वर्क मिल जाता है, हमें करना नहीं पड़ता, हमें वर्क मिल जाता है,
ठीक है, यानी जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है, हमें मिल रहा है। निगेटिव का मतलब हमें करना नहीं पड़ रहा, निगेटिव का मतलब हमें 5 जूल वर्क मिल रहा है, ठीक है। और जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। करने का मतलब है कि हमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या सीखा है वो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर कुछ चीज़ें और आपको ढंग से समझनी है। जैसे कि मैं फ्रेश डायग्राम बना के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लिया इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन बनाई है और उसकी वैल्यू कुछ आई है, ठीक है। और अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट उसी लाइन के अलॉन्ग है बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, तो उनके बीच का सेपरेशन चाहिए होगा आपको। मान लिया सेपरेशन कितना है, डी, जो पढ़ लिया वो मैं बता रहा हूँ अभी तक आपको। ए पता लग रहा है, ए जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, बी जो होगा लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। अगर इस तरफ है तो इसका मतलब ये वाला रीजन हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला रीजन क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो ये जो डी जो डिस्टेंस है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो सिंपली डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, आई इंटू डी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि अगर बी पॉइंट मान लिया यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, तो हमें ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, हमें अभी कौन सी डिस्टेंस लेनी है, हमें अभी वही डिस्टेंस लेनी है, अभी भी हमें वही उसी डिस्टेंस का कंपोनेंट लेना है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो अगर अभी ये डी है तो हमें डी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, इस डी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस डायरेक्शन में हो। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका डी कॉस थीटा, हमें ये कंपोनेंट चाहिए अब, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो बन जाएगा आई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। हमें उसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है जो डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा, जरा ढंग से समझना। जैसे कि अब हम मान लिया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान लेते हैं, वी ए माइनस वी भी कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। आई इंटू डी की वैल्यू कुछ आ गई है 5 और यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ए से लेकर बी तक 1 केजी मास को मूव करा रहे हैं, ढंग से समझना, हम कितने को मूव करा रहे हैं, 1 केजी मास को मूव करा रहे हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे तो वी ए माइनस वी अगर 5 है तो वी माइनस वी कितना हो जाएगा, -5, क्लियर, -5 जूल्स पर केजी, ठीक है। यानी 1 केजी को मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो -5 जूल्स वर्क करना पड़ेगा। 1 केजी को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, -5 जूल। अब इस माइनस का मतलब हम समझ रहे थे वहाँ पे, तो इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, आपको वर्क मिलेगा। आप जरा ढंग से समझो, अगर आपने इस पॉइंट पे 1 केजी को छोड़ दिया तो अपने आप मूव करते करते वी तक पहुंच जाएगा, आपको खींच के लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा है, हमें वर्क मिल रहा है। कितना वर्क मिल रहा है, तो मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन कैसा आया, माइनस। अगर हमें करना पड़ता तो यहाँ पे साइन कैसा आता, प्लस, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट लिखा था, समझाया था आपको, वो पॉइंट ये था कि हायर पोटेंशियल से जब हम लोअर पोटेंशियल तक जाते हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होता है, हमें वर्क करना नहीं पड़ता, हमें वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो उसका उल्टा भी ट्रू है, जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल किसी मास को खींच के ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम 1 केजी को बी से लेकर ए तक लेके जाएं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 5 जूल्स, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो जाता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन एक मिनट रुको, ये जो वर्क डन है ये वर्क डन होता है 1 केजी को ले जाने के लिए, ठीक है। अगर हम एम नॉट केजी को 10 केजी को ले जा रहे हैं तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर हम 20 केजी को लेके जा रहे हैं तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, ठीक है। तो अगर हम एम केजी को लेके जा रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एम से। तो अब जो पूरा फॉर्मूला आया वो ये आया। अब अगर आप ढंग से देखो तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल्स पर केजी, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो केजी से केजी, और अब प्रॉपर यूनिट मिलेगी आपको वर्क डन की, वो क्या है, जूल, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला आप लिख लो ढंग से, इसमें किसी पॉइंट पर अगर मूव कराते हैं तो वो होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ये वर्क डन होगा 1 केजी को मूव कराने में, तो m केजी को मूव कराने में इंटू m, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर हायर से लोअर मूव कराना है, मतलब v इनिशियल ज़्यादा है, v फाइनल कम है, हायर से लोअर मूव करा रहे हो, v इनिशियल ज़्यादा है, v फाइनल कम है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर हम लोअर से हायर मूव करा रहे हैं, लोअर से हायर, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, फाइनल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनिशियल की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। अब उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके देखते हैं। वही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड में रिलेशन। अब मान लिया आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, मान लिया कहीं दिया है कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया कुछ ऐसे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 3 डायमेंशनल है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे पता लगता है, इसमें कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं है, जो भी है ये यूनिफॉर्म वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, इसमें जहाँ पे जो कुछ भी लिखा है सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 3x लिखा होता, इसका मतलब अब x तो वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो फिर ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो x नहीं है, इसका मतलब i क्या है, आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लिया एक पॉइंट दिया a 1 2, 3 और दूसरा पॉइंट दिया b
कुछ भी मान लेते हैं 5,6,7 कुछ भी रैंडम, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, आपको निकालना वी ए माइनस वी वी। अब कैसे करेंगे, कोई डायग्राम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और आपको ऐसे रैंडम वैल्यूज वगैरह दिए, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लिया ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ढंग से सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है। और इसमें दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट है ए, ये है आपका 1,2,3 ऐसे ही रैंडम मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या देते हैं हम, मान लिया कहीं यहाँ है बी, ये क्या आपका 5,6,7, ठीक है, क्लियर। अब जो डिस्टेंस अगर हम इनके बीच की निकालेंगे तो वो जो सेपरेशन होगा वो कुछ ये होगा, जिसको हम डी कहते थे, वो सेपरेशन ये होगा, ठीक है। और अब क्लियर होना चाहिए कि हमें डी नहीं चाहिए होता, हमें वो डिस्टेंस चाहिए होती है जो ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन ये है, ढंग से देखना, ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए तो वो हमें वो चाहिए जो इस डायरेक्शन होता है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होती है। अगर ये एंगल आपका थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं डी कॉस थीटा, क्लियर। हमने अपनी तरफ से डायग्राम बना लिया कुछ भी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी वी जो होगा वो आपका होगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, आई का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, आई ये है, आई का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डी ये जो डिस्टेंस होगी डी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डी वेक्टर लिखें, वेक्टर डी कितना होगा आपका, ये वेक्टर डी, ठीक है, तो वो हो जाएगा कोई वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर है आपका वेक्टर डी, तो वो होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो वो होगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, और इसमें से किसको माइनस करेंगे, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जब आप माइनस करोगे 5 माइनस 1 तो आ जाएगा 4 आई कैप, 6 माइनस 2 तो प्लस 4 जे कैप, प्लस 7 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 4 के कैप। तो ये आ गया आपका ए और बी के बीच का वेक्टर, ठीक है, क्लियर। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा ढंग से देखना, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये किसकी डायरेक्शन है, ये आपकी आई की डायरेक्शन है, और आई और डी के बीच में वेक्टर जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो ढंग से देखो आप, एक वेक्टर है आई, आई आपको गिवन है, एक वेक्टर है डी, डी आपको गिवन है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ठीक है। तो आई डी कॉस थीटा, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ ऐसा होगा, वेक्टर आई डॉट वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, क्लियर। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए वेक्टर फॉर्म में तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, आई डॉट डी। आई इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और डी क्या है, डी वेक्टर है जो किसको किससे मिलाता है, ए को किससे मिलाता है, वी से मिलाता है, ठीक है। डी जो वेक्टर है वो क्या ए से बी तक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, और ये कुछ डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। आपको आंसर फाइंड करना था, बहुत आंसर बहुत ईजी है। अब आई कितना है 3i प्लस 4j प्लस 5 के, और डी कितना है 4i प्लस 4j प्लस 4 के, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई से आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12 प्लस 4 4 16 प्लस 5 4 20, तो ये बन जाएगा आपका 28, और 20 तो ये जाएगा 48। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 48 जूल्स पर केजी, सिंपल, क्लियर। अब एक चीज़ और आपको समझ लेनी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं याद रखना है, कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता दूँ। जो मैंने यहाँ पे किया ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है इस पॉइंट पे भी लिखा हुआ है ये नहीं आपको याद रखना है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म याद रखनी है। कैसे याद रखनी है वो ढंग से समझना, ठीक है। जब सब कुछ वेक्टर में दिया हो और ये जो आपका फील्ड है वो कॉन्स्टेंट हो तब क्या फॉर्मूला है, जैसे मान लिया एक पॉइंट दिया ए, एक पॉइंट दिया बी, और आपको ये फाइंड करना वी ए माइनस वी बी, ठीक है, क्लियर। ऐसे मत समझो आप, इसको ऐसे समझो, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट है मान लिया 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट है मान लिया 2 पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप V2 माइनस V1 लिख दो, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, अभी तक हम जो कर रहे हैं वो इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे थे, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं VA माइनस VB नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो वो जाता है I इंटू डी, आई इंटू डी, लेकिन अब आई इंटू डी के आगे एक माइनस भी लगा, क्यों, बहुत सिंपल है। जब वी ए माइनस वी भी लिखा है तो आई इंटू डी है, तो जब वी माइनस वी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक माइनस, ठीक है। तो वो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ढंग से समझो ये है क्या, यही फॉर्मूला है, बस ये वी ए माइनस वी था, इसको मैंने उल्टा कर दिया। ये था इनिशियल माइनस फाइनल, बेसिकली हम इनिशियल माइनस फाइनल के टर्म्स में नहीं लिखते हैं। जब भी डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म, ठीक है। तो जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्मेट में, इनिशियल माइनस फाइनल के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस, तो वही मैंने यहाँ लिखा है V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस आई इंटू डी, क्लियर, ठीक है। आई तो आई है, पता ही आपको, डी क्या है, डी है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, मतलब 2 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 1, वही था यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी को मैंने यहाँ 2 लिखा, ए को मैंने यहाँ 1 लिखा, तो मैंने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ लिखा जाएगा डी को, तो क्या लिखा जाएगा, डी क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनल
जो भी है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? तो जो फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे मान लिया ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट, इस रीजन में कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है आई, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, वो हो जाएगा माइनस आई डॉट डी। और डी क्या होगा? डी सिंपल होगा इनिशियल फाइनल का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक, डी क्या है? डी है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब तक चलेगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक चलेगा जब तक आई जो है वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अगर आई वेरिएबल हो जाता तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन लगा देंगे बस, इसमें आई वेरिएबल हो जाता है। अगर आई आपका वेरिएबल है, आई अगर आपका वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आई डॉट, अब डी नहीं होगा, अब हो जाएगा डी आर, कह देता हूं मैं इसको। डी आर जो होगा वो होगा एक इन्फानाइट स्मॉल पोजिशन, इन्फानाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ढंग से समझना, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये कंपटीशन के लिए, ठीक है, आई टी जेई या ए ट्रिपल ई के लिए। ठीक है, तो अगर आपको स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा हो तो वो है डिफिकल्ट, क्योंकि ये कंपटीशन के पर्पस है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के पर्पस से नहीं है। ठीक है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये बन जाता है आई डॉट डी आर। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स लगेंगी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अभी तक हम डी जो कर रहे थे, डी की पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ कर रहे थे? इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, ढंग से देखो, डी की डायरेक्शन कहाँ? इनिशियल से फाइनल तक, तो उसको लिखते थे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिमिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल तक। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होंगे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉन्स्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं एकदम। ठीक है।